बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहा सरकार के। लेकिन इलाज के लिए पैरवी कराना पड़ रहा है इस देश में, और वो भी 75-78 साल आजादी को हो गए उसके बाद। केवल इस नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही। शिक्षा और स्वास्थ्य शुरू से निजी हाथों में चला गया। तो हम सिर्फ हवाई घोषणाओं वाले एक राजनीतिक व्यवस्था में है। ठोस काम कभी हो उसको भी कोई देखने वाला होना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव आनंद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर हर पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी में जुड़ गई है। हर लोग अपने तरीके से जनता को लुभाने लगे हैं। इससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की जो स्थिति है और इसमें भी मुख्य रूप से यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है या अभी तक इसकी क्या स्थिति है, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ और प्रशांत रंजन है। इनसे हम जुड़ेंगे और ये पूरे तरीके से जानेंगे कि ये जो मामला है, ये जो दोनों के बारे में अगर बात की जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो इसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले सर, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सत्यपाल सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि बिहार में जितनी भी सरकारें आई अभी तक, इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम किया? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कभी प्राथमिकता में नहीं रहा सरकार के। केवल इस नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही। शिक्षा और स्वास्थ्य शुरू से निजी हाथों में चला गया। जी। निजी हाथों में जाने के कारण ये दोनों इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की पहुंच से दूर। जी। जबकि मूलभूत सुविधा में शिक्षा और स्वास्थ्य आता है कि हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का जितना खर्च है जी, उस अनुपात में 5% भी उपलब्धि नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप ले लें तो सब जगह स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। इतना बड़ा नेटवर्क तो किसी का नहीं है, किसी निजी विद्यालय का नहीं हो सकता है जितना बड़ा नेटवर्क सरकार का है जी। और उस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। जी। तो इससे समझने की बात है, डॉक्टर खुद अपना इलाज किसी निजी बड़े नर्सिंग होम में करा रहे हैं जी, या दिल्ली जाके करा रहे हैं या देश विदेश जाके करा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इसकी वानगी है, सबसे बड़ी वानगी है कि उनको अपनी सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल कॉलेज पर विश्वास नहीं है। जी। तो इसकी व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है कि शिक्षा इतना व्यय के बाद भी एक सरकार, मान लिया जाए नीतीश कुमार की सरकार आज 18-20 वर्षों से है, एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई जी। और वो बता दें उसकी उपलब्धि कि क्या उपलब्धि रही। निजी विद्यालय के शिक्षक भोजन बनाने में लगे हुए हैं, पशु गिनने में लगे हुए हैं, जी, सरकारी विद्यालय के शिक्षक, सरकारी विद्यालय के शिक्षक जी, और निजी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकारी विद्यालय में क्यों बच्चे को कोई भेजेगा? जी। शिक्षक ही नहीं रहेंगे, शिक्षक दूसरे काम में लगे हुए हैं। जी, जी, जी। स्वास्थ्य की स्थिति है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं अस्पताल में। आप रेफरल अस्पताल प्रखंड स्तर के की जगहों में रेफरल अस्पताल आप खोल रहे हैं। अस्पताल में जाइए तो न डॉक्टर है न दवा है, वो बिल्कुल केवल रेफरल रह गया है, रेफर करने के चक्कर में रहता है कि रेफर कर दें। पीएमसीएच में जाइए तो वही स्थिति है, पैरवी नहीं है तो इलाज नहीं होगा। अब पैरवी पर क्या इलाज होगा? जी। अब सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आप शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक भी हैं, और इसी के साथ जो है सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि
अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सरकार मुखर होकर के ये कहती है कि हम स्वास्थ्य में बहुत आगे हैं। अगर देखा जाए तो अभी चुनाव है, आगामी चुनाव को लेकर के, और इससे पहले ही जो है भाजपा अभी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में, और इसके जो है प्रदेश अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो है जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जो है लोकार्पण करते हैं। यहाँ पे एम्स हो रहे हैं, तो यहाँ की जो इलाज की व्यवस्था है इस पे किस तरीके से काम हो रही है? इलाज की व्यवस्था है, देखिए कई बार होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक चीजें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य का ही नंबर आता है और देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो इसलिए ये राज्य का कर्तव्य है कि वो शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करे नागरिकों का। जी तो सरकार चूंकि टैक्स वसूलती है तो उसको कुछ न कुछ करके दिखाना है कि हम शिक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया जी। उसी के अंतर्गत अस्पताल स्कूल बनते हैं, लेकिन जमीन पर कितना काम हो रहा है? जैसे कि बिहार में 30,000 लोगों पर एक चिकित्सक बहाल है सरकार की ओर से जी, जबकि होना चाहिए कायदे से यूएन के रेशियो के हिसाब से देखे तो 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर बहाल होना चाहिए जी। ठीक है, 1,000 अब आदर्श स्थिति में नहीं जा सकते भाई, आप कम से कम 2,000-3,000 लोगों पर एक डॉक्टर रखें, ये आप एक आंकड़ा। दूसरी आपने चर्चा की एम्स की, पटना एम्स बना हुआ है फुलवारी जी, वहाँ जाहिर सी बात है देश भर से जो कुशल चिकित्सक है वहाँ बहाल किए गए हैं। वहाँ जाकर देखिए, वहाँ भी आपातकालीन सेवा में भर्ती होने के लिए किस प्रकार से चिरौरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सीट नहीं है, 2-4 इमरजेंसी में सीट्स खाली हैं। भाई इतने बड़े राज्य में, 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एम्स जब बन रहा था तो ये आकलन क्यों नहीं किया गया कि इसके 38 जिले से जब मरीज थक हार जाएगा तो वो यहीं पर आएगा जो दिल्ली जाता था। तो अगर आप भर्ती करने से इनकार करें। दूसरी बात, जो जगत प्रकाश नड्डा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आपने बात की, मैं उसी पर बता देता हूँ। ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होते हैं ये टर्शियरी केयर के अस्पताल माने जाते हैं जी। ये चिकित्सा बेस्ड में 3 प्रकार से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जी। तो सुपर स्पेशलिटी वाले टर्शियरी होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आप देख रहे हैं वो प्राइमरी हो गया जी। बीच में जो सदर अस्पताल और छोटे मेडिकल कॉलेज हैं वो सेकेंडरी मेडिकल हो गए, और तीसरे ये सुपर स्पेशलिटी वाले हो गए टर्शियरी केयर, जैसे एम्स है आपके यहाँ, IGIMS है, ये सब PMCH है टर्शियरी केयर। आप देखिए गौरव जी, गांव से, बिहार के अलग अलग जिलों से लोग सामान्य बीमारी के इलाज में भी पटना आ जा रहे हैं, मतलब दिखाने के बाद। ये क्यों आ जा रहे हैं? मतलब छोटी बीमारी जिसका इलाज चलो प्राइमरी केयर पे नहीं हो सकता था, कम से कम सेकेंडरी को उनको रोक देना चाहिए, रोक लेते। लेकिन एक सामान जिसके पेट में दर्द रह रहा है 2 महीने से, वो भी PMCH IGIMS आ जा रहा है जी। और वो कहाँ से आ रहा है? वो वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, सीतामढ़ी से आ जा रहा है। तो बीच में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या बड़े DMCH है या मुजफ्फरपुर है, वहाँ क्यों नहीं उसका इलाज हो पा रहा है? हर इलाज के लिए उसको आपके टॉप अस्पताल में क्यों आना पड़ रहा है? सबसे बड़ा लूपहोल तो ये है जी। दूसरा, जैसे सतपाल सर ने कहा कि रेफरल अस्पताल किसी काम का नहीं हो, बस रेफर करता है जी। तो चूंकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी केयर वाले हॉस्पिटल्स पर, अच्छा सरकार का ध्यान जो है दिन रात सुपर स्पेशलिटी खोलने पे है जी। आपको पता होना चाहिए एक टर्शियरी केयर लेवल का अस्पताल चलाने में जितना खर्च है उतना में हम कम से कम 100 प्राइमरी केयर वाले यूनिट खोल सकते हैं जी। मतलब एक में जितना एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर रखने में खर्च है उतने में हम 100 सामान्य चिकित्सक को वहां पर प्राइमरी स्तर पर रख सकते हैं और हम मरीजों की भीड़ को रोक सकते हैं, ताकि जो बड़े अस्पताल है वहां सिर्फ क्रिटिकल केयर वाले ही मरीज आए और उनको चिकित्सा मिले। और होता हो क्या रहा है कि जो जीने मरने की नौबत में है वो भी उस भीड़ में धक्के खा रहा है जो सामान्य इलाज के लिए आ रहा है। आप अब तक समझ पा रहे हैं जी जी। और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि भाई आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि गंभीर बीमारी का मरीज उसी लाइन में धक्के खा रहा है, 4 दिन पहले जिसको बुखार आया है सामान वो भी उसी लाइन में धक्के खा रहा है जी। अब इसको भीड़ को छांटने के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है, इंतजाम है लेकिन वो प्रभावी नहीं है इसके कारण से। तो ये स्वास्थ्य की तो स्थिति ये है। एक दिन और आपने चर्चा की तो हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को ICU में भर्ती होने के लिए मंत्री से पैरवी कराना पड़ रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है स्वास्थ्य व्यवस्था पर।
ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है, कम से कम इतनी बुरी स्थिति नहीं होना चाहिए कि पैरवी करा के किसी को भर्ती कराना पड़े। अरे नौकरी के लिए पैरवी होती है तो बात समझ में आती है जी। अधिक धन कमाने के लिए पैरवी होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन इलाज के लिए पैरवी कराना पड़ रहा है इस देश में, और वो भी 75-78 साल आजादी को हो गए, उसके बाद आप लक्ष्य रखे हैं कि 2047 में विकसित बन जाएंगे। ऐसे जहाँ पैरवी करके किसी का इलाज होगा वहाँ वो विकसित हो सकते हैं। निराशाजनक स्थिति है गौरव जी, बहुत काम करने की आवश्यकता है। और दुख की बात है कि आज भी राजनीतिक दल सड़क बिजली पानी से ऊपर नहीं उठ पाए। आप देखिए पिछले चुनाव में देख लीजिए या आसन विधानसभा चुनाव में देखिएगा, कितने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में जी ये जो उपचार से संबंधित गंभीर बातें लिखी रहती हैं। सिर्फ सरकार माने नेता क्या कहते हैं, हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले जी, लेकिन कभी ये रिपोर्ट कार्ड आया कि जिन मेडिकल कॉलेज को 5 साल पहले 4 साल पहले खोला गया उसकी क्या स्थिति है आज की डेट में, वहाँ इलाज हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हम सिर्फ हवाई घोषणाओं वाले एक राजनीतिक व्यवस्था में है, ठोस काम कभी हो उसको भी कोई देखने वाला होना चाहिए जी। तो और एक सवाल ये होता है कि अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने स्वास्थ्य पे बात की, अगर शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं तो सरकार कहती है कि हम इतने शिक्षकों को बहाल कर दिए हैं, इतने स्कूलों को जो है हम हाईटेक बना चुके हैं, एक आंकड़ा वो अपना आंकड़ा देती है और कहती है कि इतने प्रतिशत स्कूलों को हम कर दिए। तो ये कहाँ तक जो है सफल हो पाया है? सफल नहीं है ना, जैसे सतपाल सर ने कहा ना कि सरकारी स्कूल के टीचर को 1 लाख रुपया मिल रहा है और वो अपने बच्चे को निजी स्कूल में उस टीचर के पास भेज रहा है जो 15,000-20,000 रुपए महीने में पढ़ा रहा है जी। अब आप देख लीजिए कि शिक्षा के प्रति अप्रोच क्या है आपका। मतलब जो खुद सरकारी स्कूल में शिक्षक है 80,000, 70,000, 1 लाख रुपए वेतन पा रहा है, अपने बाल बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा रहा है, निजी स्कूल में 15, 20, 25, 30,000 रुपया मिल रहा है, वो शिक्षक पढ़ा रहा है जी। दूसरी बात, ये जो आर्थिक निश्चिंतता हम जोड़ते हैं आर्थिक प्रगति के लिए, उसमें ये सरकारी स्कूल वाले टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? भय बिनु होई न प्रीत, ये राम का देश है, राम में वो कहा हुआ है भय बिनु होई न प्रीत। नौकरी जाने की डर नहीं है तो पढ़ा नहीं रहे। निजी स्कूल वाला शिक्षक 20,000 22,000 की नौकरी में भी दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी जाने का थ्रेट है जी। तो ये माने आप बताइए गौरव जी, मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में आदमी के जान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी जिसको मिल गया उसको नौकरी की गारंटी है। ये जरूरत से ज्यादा गारंटी देने की क्या जरूरत है? निकम्मे लोग हैं चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हटाइए, दूसरे लोगों को जगह देना चाहिए जी। सरकारी नौकरी में एक बार चले गए तो मानसिकता बन गई कि हमको काम अब नहीं करना है। सारे लोग ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो शिक्षकों की बात है, ये जो मानसिकता है इसका जब तक तोड़ नहीं निकालेंगे, पढ़ाई व्यवस्था में उस तरह से स्कूली शिक्षा में सुधार आना थोड़ा कठिन है जी। सर आखिरी सवाल आपसे होगा कि इस बार जो सरकार आ रही है तो क्या लग रहा है कि शिक्षा या फिर स्वास्थ्य में किसी तरीके का कोई सुधार कर पाएगी? ये तो कहना कठिन है कि सुधार कर पाएगी। अभी तक तो जैसे है व्यवस्था, जो शुरू के क्रम में बड़े बड़े अस्पताल बने या जो व्यवस्था बनी, विद्यालय बने, उसमें नयापन बहुत कहाँ आ पा रहा है। बहुत है तो भवन बन गया वहां का जी, भवन भी जर्जर हालत में है। भवन भी ऐसा नहीं बना कि कुछ दिन चले, उसका कभी रंग रोगन हो गया, कभी कुछ फर्नीचर बन गया। उस विद्यालय में पढ़ाई कैसी हो रही है, उसकी क्या गुणवत्ता है पढ़ाई की, इसकी कहाँ कभी जांच हो रही है कि यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ दिन के पाठक आए तो कुछ अचानक सब जगह दौरा किए तो कुछ सजगता आई, फिर बात आई गई हो गई। सबसे बड़ी जरूरत है कि शिक्षकों को अपने काम के प्रति ईमानदार होना होगा कि हमारे यहाँ जो भी नामांकन है उन बच्चों की हम उचित पढ़ाई करें। वो होगा कैसे? वो होगा कि सरकार उनको उस ढंग से ये करे कि भाई आपको सिर्फ पढ़ाना है जी। डॉक्टर साहब निजी प्रैक्टिस के चक्कर में सही इलाज नहीं कर रहे हैं, वैसे ही शिक्षक अपने ट्यूशन के चक्कर में ईमानदारी से पढ़ा नहीं रहे हैं, और दूसरा सरकार भी उनको इधर उधर काम में लगा देती है जी। तो इस ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो अभी कहना बिल्कुल जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसको ठीक होना चाहिए। इसके लिए जनता को अग्रसर होना होगा। आपके गांव में विद्यालय है, आप अग्रसर होइए जी, हमारे विद्यालय में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है।
इसका ध्यान तो आम आदमी जागरूक हो जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा। अभी आपने देखा, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, पटना में राजेंद्र नगर चक्षु अस्पताल आई हॉस्पिटल है, बड़ा सा भवन बना, खूब जोर शोर से उद्घाटन हुआ, ये मशीनें आ गई, वो मशीनें आ गई, ऐसे इलाज होगा, फुल पेज खबर छप गया कि क्या क्या बनेगा, विश्व स्तरीय यहाँ का इलाज होगा। आज स्थिति जानते हैं, कई साल हो गए उसके कायाकल्प हुए और अभी तक एक भी परमानेंट डॉक्टर की बहाली नहीं है। जो भी है वो संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट जैसे वो चल रहा है, एक भी बहाली तक नहीं है। एक और आपको आश्चर्यजनक उदाहरण बताता हूँ कि सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका क्या अप्रोच है, मतलब लोगों के प्रति। जो बड़े अस्पताल है पटना के, कोई मरीज अगर पेट दर्द की इलाज लेकर जाता है, आपको पता है कि इसी पटना के बड़े अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 4 महीने का वेटिंग टाइम, 3 महीने का वेटिंग टाइम दिया जाता है। मानो कि वो बीमारी 3 महीने वेट करेगी, इंतजार करेगी कि जब मेरा नंबर आएगा। ये इलाज का क्या तरीका है? हाथ खड़ा करके कह देना चाहिए हमसे इलाज नहीं होगा, तुम जाके करा लो कहीं, ऐसे तो मर जाएगा आदमी। आप ये अप्रोच देखिए, क्यों नहीं जिस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा गया था कि तुम 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराना, उससे डॉक्टर को बुलाकर पूछा जाता पहले दिन, हेल्थ सेक्रेटरी पूछते क्या जी 3 महीने का तुम तारीख दे दिया, ये 3 महीने तक इसकी बीमारी रुकी रहेगी? ये व्यवस्था है। आज तक सवाल नहीं हुआ, किसी विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया, कभी कोई कवरेज नहीं हुआ। ये दुखद स्थिति जी। तो भी आपने सुना कि बिहार की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है किस तरीके की है, वो तो आप भी जानते हैं और अभी आपने सुना भी। और इसके लिए जो है सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार क्या कर पाती है या क्या कर रही है ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आने वाली सरकार से यह उम्मीद जरूर रहेगी कि यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे जरूर बात की जाए और इस पे जो है पूरे तरीके से जो है काम किया जाए, ताकि यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हो। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।